जय श्री कृष्णा मित्रों। मेरे चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए आशा करती हूँ आप इसमें अंत तक बने रहेंगे। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। गांव में जहां हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में धीरे धीरे झूमते थे, एक साधारण सी कुटिया में दो प्यारी आत्माएं रहती थी। एक थी बूढ़ी और ममतामयी दादी, जिनका नाम था गंगा दादी, और दूसरी ओर थी उनकी पोती, 8 साल की चंचल और जिज्ञासु तारा। गंगा दादी की झुर्रियां भरी मुस्कान और स्नेह भरी आंखें तारा के लिए पूरी दुनिया थी। गंगा दादी और तारा का जीवन गरीबी में बीत रहा था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे अनाज उगाते थे, और गंगा दादी गांव के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। उनका जीवन सादा था, लेकिन प्यार और कहानियों से भरपूर था। हर रात भोजन के बाद जब मिट्टी के तेल के दीपक की रोशनी में कुटिया चमकती थी, तारा अपनी दादी के पास बैठकर लिपट जाती और उनसे एक कहानी सुनाने की जिद करती। तारा को सबसे ज़्यादा पसंद थी राजकुमार और जादुई घोड़ों की कहानियाँ। गंगा दादी, जिनकी याददाश्त कभी कभी धुंधली हो जाती थी, इन कहानियों को बड़े ही रोमांचक अंदाज में सुनाती थी, मानो वे खुद उन अद्भुत लोगों की यात्रा कर चुकी हो। उनकी सबसे प्रिय कहानी थी राजकुमार आदित्य की, जिसके पास एक अद्भुत उड़ने वाला घोड़ा था जिसका नाम पंखराज था। गंगा दादी अपनी कहानी शुरू करती है। बहुत समय पहले एक दूर देश में, जहाँ पहाड़ सोने के और नदियाँ चांदी की बहती थी, एक शक्तिशाली राजा राज्य करते थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम आदित्य था। राजकुमार आदित्य वीर, दयालु और साहसी थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात थी उनका अद्भुत घोड़ा पंखराज। पंखराज कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके शरीर पर सफ़ेद रेशम जैसे बाल थे और उसकी पीठ पर दो विशाल चमकीले पंख थे जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। कहा जाता था कि पंखराज स्वर्ग से उतर कर आया था और उसमें हवाओं की गति और बादलों की शक्ति समाई हुई थी। राजकुमार आदित्य और पंखराज गहरे दोस्त थे। वे अक्सर महल के ऊंचे पर चढ़कर दूर दूर तक फैले राज्य को देखते थे। आदित्य पंखराज की पीठ पर बैठकर पलक झपकते ही मीलों की दूरी तय कर लेते थे। वे बादलों के ऊपर उड़ते, सितारों के करीब जाते और उन अद्भुत जगहों को देखते थे जिसके बारे में आम लोग सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक दिन राजा ने राजकुमार आदित्य को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें अपने राज्य और अपनी प्रजा की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम पंखराज पर सवार होकर हमारे राज्य के हर कोने में जाओ, लोगों की परेशानियां जानो, उनकी मदद करो। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वे पंखराज पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों को पार किया। उन्होंने गरीब किसानों से मुलाकात की, बीमारों की सेवा की और ज़रूरतमंदों को सहायता पहुंचाई। अपनी यात्रा के दौरान राजकुमार आदित्य ने कई अद्भुत चीज़ें देखी। उन्होंने उड़ने वाले पक्षियों के झुंड देखे जो संगीत गाते थे, जादुई झरने देखे जिनका पानी पीने से बीमारियां दूर हो जाती थी, और रहस्यमय गुफाएं देखी जिनमें अनमोल रत्न छिपे थे। एक बार जब राजकुमार आदित्य एक घने जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बूढ़ी औरत को कर्राने की आवाज़ सुनी। वे तुरंत घोड़े से नीचे उतर गए और देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई है और दर्द से तड़प रही है। राजकुमार आदित्य तुरंत घोड़े से उतरकर उस बूढ़ी औरत के पास गए। उन्होंने उससे पूछा,
क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने बताया कि वे जंगल में लकड़ी काटने आई थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। वे अकेली थी और चलने में असमर्थ थी। राजकुमार आदित्य का दिल दया से भर गया। उन्होंने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उसे पंखराज पर बिठाया। फिर वे धीरे धीरे उसे उसके गांव तक ले गए। गांव के लोगों ने राजकुमार और उनके उड़ने वाले घोड़े को देखकर आश्चर्य और खुशी व्यक्त की। बूढ़ी औरत के परिवार वाले राजकुमार के प्रति बहुत आभारी हुए। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल लेकर आए। राजकुमार आदित्य ने उनके साथ कुछ समय बिताया, उनकी कहानियां सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जब राजकुमार आदित्य वापस अपने महल लौटे तो उनका मन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। पंखराज भी अपने स्वामी की भावनाओं को समझ रहा था और हवा में खुशी से हिनहिना रहा था। गंगा दादी की आवाज़ धीमी और मधुर थी और तारा हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें राजकुमार आदित्य और पंखराज की कल्पना में खोई हुई थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वे खुद पंखराज की पीठ पर बैठकर बादलों में उड़ रही हो। कभी कभी तारा कहानी में सवाल पूछती थी, दादी पंखराज कहाँ से आया था? यह राजकुमार आदित्य इतने दयालु क्यों थे? गंगा दादी हमेशा प्यार से उसके सवालों का जवाब देती थी। अपनी कल्पना और थोड़ी सी बुद्धिमानी से कहानी को और भी रोचक बना देती थी। एक रात जब गंगा दादी कहानी सुना रही थी, तारा ने पूछा, दादी क्या सच में उड़ने वाले घोड़े होते हैं? गंगा दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी तारा, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हो सकता है कि कहीं दूर किसी जादुई जगह पर आज भी उड़ने वाले घोड़े हों। तारा की आंखें चमक उठी। उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वे अक्सर सपने देखती थी कि वे पंखराज पर बैठी है और राजकुमार आदित्य के साथ दूर देशों की यात्रा कर रही है। गंगा दादी की कहानियां तारा के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थी, वे उसे साहस, दया और ईमानदारी जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाती थी। राजकुमार आदित्य की वीरता और पंखराज की अद्भुत शक्ति तारा के छोटे से मन में बड़े सपने भर देती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, तारा बड़ी होती गई, लेकिन राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानियां उसके दिल में हमेशा जीवित रही। गांव का जीवन शांत और अपरिवर्तित रहा, लेकिन तारा की कल्पना की उड़ान हमेशा ऊंची रही। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। जब लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक अजीब सा पत्थर पड़ा हुआ था। ये पत्थर गोल और चिकना था और उसमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। गांव के लोग पत्थर को देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ लोग डर गए और कहने लगे, ये कोई बुरी आत्मा है, जबकि कुछ लोग उत्सुक थे और पत्थर के पास जाकर उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। गंगा दादी और तारा भी पत्थर को देखने गई। तारा उस नीली रोशनी से बहुत आकर्षित हुई। उसने धीरे से पत्थर को छुआ और उसे एक ठंडी और चिकनी अनुभूति हुई। तारा ने पूछा, ये क्या है दादी? गंगा दादी ने ध्यान से पत्थर को देखा। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थी, मानो वे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा तारा, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने इस तरह के पत्थर के बारे में अपनी माँ से सुना था। वे कहती थी ये किसी जादुई दुनिया का टुकड़ा होता है। गांव के लोगों ने पत्थर के बारे में बहुत सी बातें की, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वे कहाँ से आया था और उसका क्या मतलब था। कुछ दिनों तक पत्थर बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा रहा
और लोग उसे देखने आते रहे। एक रात जब तारा सो रही थी, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वे एक हरे भरे मैदान में खड़ी है और उसके सामने एक सफ़ेद घोड़ा खड़ा है। घोड़े के शरीर पर रेशम जैसे बाल हैं और उसकी पीठ पर दो बड़े चमकीले पंख हैं। तारा समझ गई कि ये पंखराज है। वे डर और आश्चर्य से भर गई। पंखराज धीरे धीरे उसके पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ा। तारा ने हिचकिचाते हुए उसे सहलाया। घोड़े का स्पर्श नर्म और गर्म था। फिर पंखराज ने अपनी आंखें बंद की और एक मधुर हिनहिनाहट निकाली। तारा को ऐसे लगा जैसे वे कोई संदेश दे रहा हो। अचानक पंखराज ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। तारा उसे तब तक देखती रही जब तक वे आसमान में एक छोटे से तारे की तरह नहीं दिख गया। तारा डर कर उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में सिर्फ अंधेरा और शांति थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था? लेकिन वे पंखराज का स्पर्श और उसकी हिनहिनाहट को अब भी महसूस कर सकती थी। अगली सुबह तारा ने अपने सपने के बारे में गंगा दादी को बताया। गंगा दादी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने कहा, तारा, तुम्हारा सपना शायद सिर्फ एक सपना नहीं है। मुझे लगता है इसका उस नीले पत्थर से कुछ संबंध है जो गांव में मिला है। तारा हैरान थी। पत्थर से? लेकिन कैसे? गंगा दादी ने एक लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानी सुनाई थी ना? मेरी माँ कहती थी कि पंखराज सिर्फ एक कहानी नहीं है, वे सच में था और वे एक जादुई दुनिया से आया था। वे नीला पत्थर शायद उसी दुनिया का एक टुकड़ा है। तारा को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसकी दादी की कहानियां सच हो सकती थी? क्या सच में उड़ने वाले घोड़े और जादुई दुनिया होती है? उसी दिन गांव में एक और अजीब बात हुई। आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी और एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। गांव के लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए। गंगा दादी और तारा अपनी कुटिया के दरवाजे पर खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे। गंगा दादी की आंखें चिंता से भरी हुई थी, लेकिन तारा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजाने रहस्य की ओर खींची चली जा रही हो। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और आवाज़ शांत हो गई, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता का भाव बना रहा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक गांव में शांति बनी रही, लेकिन लोगों के बीच उस अजीब रोशनी और आवाज़ की चर्चा होती रही। तारा अक्सर उस नीले पत्थर के पास जाती, उसे ध्यान से देखती। उसे ऐसा लगता था जैसे पत्थर उससे कुछ कहना चाहता हो। एक दोपहर जब तारा पत्थर के पास बैठी थी, उसने देखा कि पत्थर धीरे धीरे चमक रहा है। रोशनी तेज होती गई और अचानक पत्थर के बीच में एक दरार दिखाई दी। दरार धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर पत्थर दो हिस्सों में टूट गया। पत्थर के अंदर तारा ने एक छोटी सी चमकती हुई चीज़ देखी। वे डरते डरते उसके पास गई और उसे उठाया। ये एक छोटा सा क्रिस्टल था जो नीले रंग का था और उसमें नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही तारा ने क्रिस्टल को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी तस्वीरें घूमने लगी। एक विशाल महल, उड़ते हुए घोड़े और एक राजकुमार जिसकी आंखें बहुत उदास थी। तारा डर गई और उसने तुरंत उस क्रिस्टल को छोड़ दिया। वे हाँफ रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वे भागकर अपनी दादी के पास गई।
और उन्हें सब कुछ बताया। गंगा दादी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तारा, मुझे लगता है कि अब वे समय आ गया है जब तुम्हें राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानी का सच पता चलेगा। तारा ने हैरानी से अपनी दादी की ओर देखा। सच? क्या मतलब है आपका? गंगा दादी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, वे सच में थे और वे एक ऐसी दुनिया से आए थे जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। वे नीला पत्थर उस दुनिया का एक दरवाज़ा था और वे क्रिस्टल शायद उस दुनिया की कोई चाबी। तारा को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसकी दादी सच कह रही थी? क्या वे सच में एक जादुई दुनिया के करीब थी? उसी रात जब तारा और गंगा दादी अपनी कुटिया में सो रही थी, तारा ने फिर से सपना देखा। इस बार सपने में राजकुमार आदित्य उसके सामने खड़े थे। उसकी आंखें उदास थी और उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। तारा, राजकुमार ने कहा। उनकी आवाज़ धीमी और दर्द भरी थी। हमारी दुनिया खतरे में है। एक बुरी शक्ति हमारी जादुई शक्तियों को चुरा लिया है और हमारे राज्य को अंधेरे में डुबो दिया है। सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। तारा डर गई। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? राजकुमार ने उसकी ओर एक चमकता हुआ हार बढ़ाया। ये हार तुम्हें हमारी दुनिया का रास्ता दिखाएगा। तुम्हें पंखराज को खोजना होगा। सिर्फ वे हमारी उम्मीद है। तारा ने हिचकिचाते हुए हार को पकड़ लिया। वे सोने का बना हुआ था और उसमें एक नीला पत्थर जड़ा हुआ था जो उस क्रिस्टल की तरह चमक रहा था जिसे उसने गांव में पाया था। अचानक तारा की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके हाथ में वही हार है जो उसने सपने में देखा था। वे हैरान और परेशान थी। ये सब सच हो रहा है। उसने तुरंत अपनी दादी को उठाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। गंगा दादी ने हार को ध्यान से देखा और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। ये तो वही हार है जो मेरी माँ के पास हुआ करता था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक जादुई हार है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। तारा और गंगा दादी दोनों ही हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तय थी, उनकी साधारण सी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह तारा उस टूटे हुए नीले पत्थर के पास गई और उसने उस क्रिस्टल को हार में लगा दिया। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह पर आया, हार तेज रोशनी से चमक उठा। अचानक पत्थर के बीच में एक दरवाज़ा खुल गया जो एक अद्भुत और रंगीन दुनिया की ओर जाता था। तारा और गंगा दादी ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उन्हें पता था कि उन्हें इस दरवाजे के अंदर जाना होगा, उस रहस्य को जानने के लिए जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गंगा दादी ने तारा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरी बच्ची, देखते हैं कि किस्मत ने हमारे लिए क्या लिखा है। और इस तरह तारा और गंगा दादी ने उस जादुई दरवाजे में कदम रखा, एक ऐसी दुनिया में जहां उड़ने वाले घोड़े, उदास राजकुमार और छिपे हुए रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच था और उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जादुई दरवाजे के अंदर कदम रखते ही तारा और गंगा दादी एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया उनकी कल्पना से भी परे, सुंदर और रहस्यमयी थी। आसमान में रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे। पेड़ पौधे अनोखे रंग से सजे थे और हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। तारा और गंगा दादी ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी हुई थी।
उन्होंने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में आ गए हों। धीरे धीरे दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया और वे उस जादुई दुनिया में अकेली रह गई। गंगा दादी ने तारा को गले से लगाया और कहा, डरने की कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, हमें राजकुमार आदित्य की मदद करनी है। तारा ने हिम्मत जुटाई और अपनी दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उन्हें राजकुमार आदित्य और पंखराज को ढूंढना होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे कहाँ मिलेंगे और उन्हें ये पहचानेंगे कैसे। तभी उन्होंने दूर से एक चमकती हुई रोशनी देखी। वह रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे करीब आई, उन्होंने देखा कि ये एक छोटा सा उड़ने वाला जीव है, जिसके शरीर पर सुनहरे पंख हैं और जिसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही हैं। जीव उनके पास आकर हवा में मंडराने लगा और एक मधुर आवाज़ में बोला, स्वागत है बाहरी दुनियाओं की बेटियों, मैं स्वर्णिम हूँ, इस राज्य का सेवक। राजकुमार आदित्य ने मुझे आपके आने की खबर दी थी। तारा और गंगा दादी दोनों हैरान थी। राजकुमार आदित्य, क्या वे जानते थे कि हम यहाँ आएंगे? तारा ने पूछा। स्वर्णिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जादुई हार ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। वे तुम्हें महल में बुला रहे हैं, मेरे साथ आओ। स्वर्णिम आगे आगे उड़ने लगा और तारा और गंगा दादी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में उन्होंने कई अद्भुत चीज़ें देखी। उड़ने वाली मछलियाँ जो हवा में तैर रही थी, बात करने वाले पेड़ जो उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे, और छोटे छोटे परियों के झुंड जो फूलों के चारों ओर नाच रहे थे। कुछ देर बाद वे एक विशाल महल के पास पहुंचे। ये महल बादलों को छूता हुआ लग रहा था और इसकी दीवारें रंगीन रत्नों से सजी हुई थी। महल के चारों ओर एक जादुई रोशनी फैली हुई थी जो उसे और भी भव्य बना रही थी। स्वर्णिम महल के अंदर उड़ गया और तारा और गंगा दादी उसके पीछे पीछे महल के अंदर चली गई। महल के अंदर का दृश्य और भी शानदार था। दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी की हुई थी और छत पर बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे जो हीरो की तरह चमक रहे थे। महल के बीच में एक सिंहासन पर राजकुमार आदित्य बैठे थे। उनका चेहरा उदास था, उनकी आंखों में गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने तारा और गंगा दादी को देखा, उनकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। स्वागत है, राजकुमार आदित्य ने कहा। उनकी आवाज़ में कृतज्ञता थी। मैं जानता था कि तुम आओगी। स्वर्णिम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तारा थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, राजकुमार, आपने सपने में मुझसे कहा था कि आपकी दुनिया खतरे में है। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। राजकुमार आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोले, हाँ, एक बुरी शक्ति ने हमारी जादुई शक्तियों को चुरा लिया है। हमारी दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही है। सिर्फ पंखराज ही हमें बचा सकते हैं, लेकिन वे भी गायब हो गए हैं। गंगा दादी ने पूछा, गायब हो गए? कहाँ? राजकुमार आदित्य ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी जिसका नाम कालिका था, उसने पंखराज को चुरा लिया था। कालिका बहुत ही शक्तिशाली थी और वे इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। उसने पंखराज की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करके पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसने पंखराज को एक अंधेरी गुफा में कैद कर रखा है जो खतरनाक पहाड़ों के बीच में स्थित है। राजकुमार ने कहा, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि गुफा में भयानक राक्षस और जादुई जाल है। तारा का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने राजकुमार की आंखों में देखा और कहा, हम पंखराज को वापस लाएंगे। राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए।
राजकुमार आदित्य की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। धन्यवाद, उन्होंने कहा। तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हें हर संभव मदद करूंगा। राजकुमार ने स्वर्णिम को बुलाया और उसे तारा और गंगा दादी को वे सब कुछ दिखाने के लिए कहा जिसकी उन्हें पंखराज तक पहुंचने के लिए ज़रूरत होगी। स्वर्णिम ने उन्हें जादुई नक्शे दिए, शक्तिशाली हथियार दिए और खतरनाक रास्तों के बारे में चेतावनी भी दी। तारा और गंगा दादी ने राजकुमार आदित्य को धन्यवाद दिया और पंखराज को बचाने के लिए निकल पड़ी। स्वर्णिम उनके साथ साथ उड़ रहा था, उन्हें रास्ता दिखा रहा था और खतरों से आगाह कर रहा था। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें घने जंगलों को पार करना पड़ा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा और गहरी नदियों को तैरकर पार करना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन तारा और गंगा दादी ने हिम्मत नहीं हारी और स्वर्णिम की मदद से उन सभी को हरा दिया। एक बार वे एक ऐसे जंगल में फंस गई जहां हर तरफ जहरीले पौधे और खतरनाक जानवर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे निकले। तभी गंगा दादी को अपनी माँ की एक पुरानी कहानी याद आ गई। उन्होंने तारा को बताया कि इस जंगल में एक जादुई फूल उगता है जिसकी खुशबू से सभी जहरीले जीव दूर भाग जाते हैं। तारा और गंगा दादी ने मिलकर उस जादुई फूल को ढूंढा और जैसे ही उन्हें वे मिला, उसकी मीठी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। तुरंत ही सभी जहरीले जीव वहां से भाग गए और उनका रास्ता साफ हो गया। एक और बार उन्हें गहरी नदी को पार करना पड़ा जिसमें तेज धारा बह रही थी और भयानक मगरमच्छ घूम रहे थे। स्वर्णिम ने उन्हें बताया कि इस नदी के ऊपर एक अदृश्य पुल है, लेकिन उसे सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास हो। तारा ने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ नदी के ऊपर कदम रखा। उसे आश्चर्य था कि उसका पैर नदी में डूबा नहीं, बल्कि हवा में था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और गंगा दादी भी उसके पीछे पीछे आ गई। इस तरह उन्होंने खतरनाक नदी को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। आखिरकार वे उस खतरनाक पहाड़ों तक पहुंच गए जहां कालिका की अंधेरी गुफा स्थित थी। पहाड़ ऊंचे और नुकीले थे और उनके चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। हवा में एक ठंडी और डरावनी सन्नाटा पसरा हुआ था। स्वर्णिम ने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया और कहा, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आ सकता। तुम्हें अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से कालिका का सामना करना होगा। तारा और गंगा दादी ने स्वर्णिम को धन्यवाद दिया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और हवा में नमी और बदबू थी। उन्हें डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी। कोठरी के बीच में एक लोहे के पिंजरे में पंखराज कैद था। वे कमज़ोर और उदास दिख रहा था और उसके पंख धूल से सने हुए थे। कालिका एक ऊंचे पत्थर पर बैठी हुई थी और पंखराज को घूर रही थी। वे एक दुबली पतली सी औरत थी जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और जिसकी आंखें लाल और भयानक थीं। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही कालिका ने तारा और गंगा दादी को देखा, वे जोर से हंसी। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या करने आई हो? उसने अपनी कर्कश आवाज में पूछा। तारा ने हिम्मत करके कहा, हम राजकुमार आदित्य के दोस्त हैं और हम पंखराज को बचाने आए हैं। कालिका और भी जोर से हंसी। तुम एक छोटी सी लड़की और एक बूढ़ी औरत, तुम मुझे हराओगी? मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई है। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई, तारा और गंगा दादी पर एक तेज रोशनी फेंकी। तारा और गंगा दादी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी धीमी हुई तो उन्होंने देखा
कि उनके चारों ओर एक जादुई घेरा बन गया है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी, कालिका ने कहा, और पंखराज हमेशा के लिए मेरा गुलाम रहेगा। तारा और गंगा दादी डर गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गंगा दादी ने तारा को अपनी माँ की एक और कहानी याद दिलाई। उन्होंने बताया कि कालिका की शक्ति उसकी जादुई छड़ी में है। अगर उस छड़ी को तोड़ दिया जाए तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तारा ने एक योजना बनाई। उसने गंगा दादी से कहा कि वे कालिका का ध्यान भटकाए और वे चुपके से जाकर उसकी छड़ी छीन लेगी। गंगा दादी ने हिम्मत करके कालिका से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे उसकी बुराइयों के बारे में बताया, उसे पश्चाताप करने के लिए कहा। कालिका उनकी बातों पर हंसती रही, लेकिन उसका ध्यान थोड़ा भटक गया। इसी बीच तारा धीरे धीरे कालिका के पीछे की ओर रेंगती हुई पहुंच गई। जब वे कालिका के पास पहुंच गई तो उसने तेजी से उसकी छड़ी छीन ली और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। जैसे ही छड़ी टूटी, कालिका की एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वे एक कमजोर और बूढ़ी औरत में बदल गई। पंखराज जो पिंजरे में कैद था अचानक चमकने लगा। उसकी कमजोरियां दूर हो गई और उसके पंख फिर से मजबूत और चमकीले हो गए। उसने पिंजरे को तोड़ दिया और आजाद हो गया। पंखराज उड़कर तारा के पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ा, मानो वे उसको धन्यवाद कर रहा हो। तारा ने उसे प्यार से सहलाया। राजकुमार आदित्य, जो स्वर्णिम के साथ गुफा के बाहर इंतजार कर रहे थे, अंदर आए और पंखराज को देखकर खुशी से चिल्ला पड़े। उन्होंने तारा और गंगा दादी को गले से लगाया और उन्हें धन्यवाद दिया। कालिका की हार के साथ ही पूरे राज्य से अंधेरा दूर हो गया और जादुई शक्तियां वापस लौट आई। लोग खुश थे और उन्होंने राजकुमार आदित्य, तारा और गंगा दादी का स्वागत किया जैसे वे हीरो हो। राजकुमार आदित्य ने तारा और गंगा दादी को महल में रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गांव वापस जाना होगा। उन्होंने राजकुमार से वादा किया कि वे हमेशा उनकी दोस्त रहेंगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए वापस आएंगी। राजकुमार आदित्य ने उन्हें ढेर सारे उपहार दिए और उन्हें सुरक्षित रूप से उनके गांव वापस पहुंचाने के लिए स्वर्णिम को उनके साथ भेजा। जब तारा और गंगा दादी अपने गांव वापस पहुंची तो पूरा गांव उनका इंतजार कर रहा था। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपनी बहादुरी के लिए सराहा। तारा और गंगा दादी फिर से अपनी साधारण सी जिंदगी जीने लगी, लेकिन अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं था। उन्होंने एक अद्भुत और साहसी कार्य किया था और एक जादुई दुनिया को बचाया था। उनकी कहानी पूरे गांव में सुनाई जाती थी और बच्चे राजकुमार आदित्य, पंखराज और छोटी सी बहादुर लड़की तारा के बारे सपने देखते थे। गंगा दादी हर रात तारा को उस उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई थी। अब ये कहानी और भी खास हो गई थी, क्योंकि तारा खुद उस कहानी का एक हिस्सा बन चुकी थी। गांव में वापस आने के बाद तारा और गंगा दादी का जीवन शांत जरूर हो गया था, लेकिन उसमें एक नया रंग भर गया था। अब तारा सिर्फ राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानियां सुनती ही नहीं थी, बल्कि उसके पास अपनी खुद की एक अद्भुत कहानी थी सुनाने के लिए। गांव के बच्चे उसे घेर लेते और उस जादुई दुनिया के बारे में पूछते, कालिका और उसके भयानक राक्षसों के बारे में जानना चाहते। तारा उन्हें हर बार रोमांच से भरी हुई अपनी यात्रा के बारे में बताती। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठती। गंगा दादी भी अब और भी गर्व महसूस करती थी। उनकी पोती ने न सिर्फ एक राजकुमार की मदद की थी, बल्कि एक पूरे राज्य को बचाया था। गांव के लोग अब उन्हें और भी सम्मान से देखते थे। कुछ महीने शांति से बीते। तारा फिर से अपने खेतों में काम करती, अपनी दादी की देखभाल करती और शाम को तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर उस जादुई दुनिया के बारे में सोचती। उसे राजकुमार आदित्य और पंखराज की अक्सर याद आया करती थी।
और वे उम्मीद करती थी कि वे फिर कभी मिलेंगे। एक दिन जब तारा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, उसने आसमान में एक जानी पहचानी चमक देखी। वह चमक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और जल्द ही उसने पहचान लिया कि ये स्वर्णिम है। स्वर्णिम उसके पास उतरा और मधुर आवाज़ में बोला, तारा, तुम्हें राजकुमार आदित्य ने याद किया है। उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तारा का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने पूछा, क्या हुआ स्वर्णिम? सब ठीक तो है ना? स्वर्णिम ने बताया कि राजकुमार आदित्य के राज्य में एक नई मुसीबत आ गई है। एक प्राचीन जादूगर जिसका नाम भयंकर था, उसने राज्य के उत्तरी हिस्से पर हमला कर दिया था। भयंकर बहुत शक्तिशाली था और उसके पास एक भयानक सेना थी। राजकुमार आदित्य और उनकी सेना ने उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाए थे। भयंकर ने राज्य के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है और वे धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा है। स्वर्णिम ने कहा, राजकुमार आदित्य को उम्मीद है कि तुम और गंगा दादी उनकी मदद कर सकती हो। तारा ने तुरंत अपनी दादी के पास भागकर सारी बात बताई। गंगा दादी थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उन्होंने तारा को रोका नहीं। वे जानती थी कि तारा का दिल राजकुमार आदित्य और उनकी जादुई दुनिया के साथ जुड़ गया है। उन्होंने जल्दी से अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और कुछ ज़रूरी सामान इकट्ठा किया। तारा ने उस जादुई हार को फिर से पहना और स्वर्णिम उन्हें उसी जादुई दरवाजे तक ले गया जो गांव के बाहर टूटा हुआ पड़ा था। जैसे ही तारा ने हार में उस नीले क्रिस्टल को लगाया, दरवाज़ा फिर से खुल गया। तारा और गंगा दादी ने एक बार फिर उस अद्भुत दुनिया में कदम रखा। राजकुमार आदित्य महल के प्रवेश द्वार पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी उदास आंखों में थोड़ी सी चमक आई। उन्होंने तारा और गंगा दादी को गले लगाया और उनका धन्यवाद किया। वो बोले, मुझे पता था कि आप आओगी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी मदद के बिना हम भयंकर का मुकाबला नहीं कर सकते। तारा ने राजकुमार से पूछा कि भयंकर कौन है और वे इतनी शक्तिशाली कैसे? राजकुमार ने बताया कि भयंकर एक बहुत पुराना और दुष्ट जादूगर है जिसने सदियों पहले अपनी बुरी शक्तियों के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। अब वे वापस आ गया है, बदला लेने और पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए। उसके पास एक जादुई कवच है जो उसे किसी भी हथियार से नहीं भेदा जा सकता। राजकुमार ने कहा कि उसकी सेना में भयानक राक्षस और जादूगर है। गंगा दादी ने कहा, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कालिका को हराया था और हम इस भयंकर को भी हराएंगे। राजकुमार आदित्य ने उन्हें अपनी सेना के बारे में बताया और उन्हें युद्ध की रणनीति समझाई। उन्होंने बताया कि भयंकर का किला उत्तरी पहाड़ों में स्थित है और वह वहां से अपनी सेना का संचालन कर रहा है। तारा और गंगा दादी ने राजकुमार की बात ध्यान से सुनी और अपनी योजना बनाने लगी। तारा को याद आया कि कालिका को हराने में उनकी बुद्धिमानी और हिम्मत ने मदद की थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस बार भी उसी तरह काम करेंगी। अगले दिन राजकुमार आदित्य अपनी सेना के साथ भयंकर के किले की ओर रवाना हुए। तारा और गंगा दादी स्वर्णिम के साथ आसमान से उनके पीछे पीछे गई। जब वे किले के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भयंकर की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। राक्षस दहाड़ रहे थे और जादूगर आग के गोले बरसा रहे थे। राजकुमार की सेना बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन वे भयंकर की शक्ति के आगे कमज़ोर पड़ रहे थे। तारा ने राजकुमार आदित्य को एक संदेश भेजा कि वे भयंकर का ध्यान भटकाने की कोशिश करें ताकि राजकुमार और उनकी सेना पर हमला कर सके। तारा और स्वर्णिम तेजी से किले की ओर उड़े। जब भयंकर ने उन्हें देखा तो वे जोर से हंसा। देखा, कौन आया है? ये छोटी लड़की जिसने कालिका को हराया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भी हरा सकती हो? भयंकर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई
और तारा और स्वर्णिम पर एक शक्तिशाली जादू किया। स्वर्णिम ने तेजी से उड़कर उस जादू से खुद को और तारा को बचाया। तारा ने अपनी जादुई हार से एक तेज रोशनी निकाली और उसे भयंकर की ओर फेंका। रोशनी इतनी तेज थी कि भयंकर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। इसी बीच राजकुमार आदित्य और उसकी सेना ने किले पर हमला कर दिया। भयंकर की सेना तारा और राजकुमार की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। राक्षस और जादूगर बुरी तरह से लड़ रहे थे, लेकिन राजकुमार के सैनिक भी अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला कर रहे थे। गंगा दादी ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उन्हें याद था कि भयंकर को प्राचीन जादू में महारत हासिल थी और उस जादू को तोड़ने के लिए भी प्राचीन ज्ञान की ज़रूरत थी। उन्होंने राजकुमार के पुस्तकालय से पुरानी जादुई किताबें मंगवाई और उनमें से एक ऐसा मंत्र खोज निकाला जो भयंकर के कवच को कमज़ोर कर सकता था। गंगा दादी ने वे मंत्र राजकुमार आदित्य को बताया और राजकुमार ने उसे युद्ध के मैदान में जाकर जोर से पढ़ा। मंत्र की शक्ति से भयंकर का जादुई कवच धीरे धीरे टूटने लगा। जब भयंकर का कवच कमज़ोर हो गया तो राजकुमार आदित्य ने एक तीर चलाया जो सीधे उसके दिल में लगा। भयंकर एक चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। भयंकर की हार के साथ ही उसकी सेना भी तितर बितर हो गई। राक्षस भाग गए और जादूगरों ने हथियार डाल दिए। राजकुमार आदित्य और उसकी सेना ने युद्ध जीत लिया था। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने राजकुमार आदित्य, तारा और गंगा दादी का फिर से भव्य स्वागत किया। राजकुमार ने उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र और राज्य का रक्षक घोषित किया। तारा और गंगा दादी कुछ दिन महल में रुके और राजकुमार आदित्य की मदद की राज्य को व्यवस्थित करने में। उन्होंने देखा कि राजकुमार एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक था और वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब सब कुछ ठीक हो गया तो तारा और गंगा दादी ने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। राजकुमार आदित्य ने उन्हें बहुत सारे उपहार दिए और पंखराज को उनके साथ भेजा ताकि वे सुरक्षित रूप से घर पहुंच सके। पंखराज की पीठ पर बैठकर तारा और गंगा दादी ने आसमान से उस खूबसूरत राज्य को अलविदा कहा। तारा ने पंखराज के नर्म बालों को सहलाया और उसे धन्यवाद दिया। जब वे अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका फिर से जोरदार स्वागत किया। तारा और गंगा दादी ने अपनी रोमांचक यात्रा की कहानियां सुनाई और बच्चे पंखराज को देखकर हैरान रह गए। तारा जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। वे एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसने 2 बार एक जादुई दुनिया को बचाया था। राजकुमार आदित्य और पंखराज हमेशा उसके दोस्त रहेंगे और वे जानती थी कि ज़रूरत पड़ने पर वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। हर रात गंगा दादी तारा को उस उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी जो अब उनकी अपनी कहानी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। ये कहानी अब सिर्फ राजकुमार आदित्य की नहीं, बल्कि तारा की बहादुरी और गंगा दादी की बुद्धिमानी की भी कहानी थी। गांव में लौटने के बाद तारा और गंगा दादी का जीवन फिर से सामान्य गति पर आ गया। खेत में काम करना, घर की देखभाल करना और शाम को कहानियाँ सुनाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उनके दिलों में उस जादुई दुनिया की यादें हमेशा ताज़ा बनी रहती थी। तारा अक्सर आसमान की ओर देखती और पंखराज के उड़ने की कल्पना करती। एक शांत दोपहर जब तारा अपनी दादी के साथ आंगन में बैठी धूप का आनंद ले रही थी, उसने दूर से एक अनोखी चमक देखी। ये ना तो स्वर्णिम की सुनहरी चमक थी और ना ही किसी साधारण तारे की रोशनी। ये एक नर्म नीली आभा थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे करीब आई, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा उड़ने वाला जीव है, लेकिन ये स्वर्णिम से बिल्कुल अलग था। इसके पंख पारदर्शी थे और इसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें शांत
और बुद्धिमान लग रही थी। जीव उनके सामने हवा में ठहरा और एक मधुर शांत आवाज में बोला, मैं नीलम हूँ, आकाशगंगा के दूत। राजकुमार आदित्य ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। तारा और गंगा दादी हैरान थी। आकाशगंगा के दूत? तारा ने विस्मय से पूछा। नीलम ने समझाया कि राजकुमार आदित्य के राज्य में एक नई समस्या आ गई है। इस बार खतरा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। राज्य के कुछ शक्तिशाली जादूगर जो प्राचीन और खतरनाक जादू का अभ्यास करते थे, उन्होंने राजकुमार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वे राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और पुरानी और अंधकारमय प्रथाओं को वापस लाना चाहते थे। राजकुमार आदित्य और उनकी वफादार सेना ने विद्रोहियों का मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विद्रोही जादूगर बहुत शक्तिशाली है। नीलम ने कहा, उन्हें डर है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा राज्य अराजकता में डूब जाएगा। गंगा दादी ने चिंता से पूछा, लेकिन हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? नीलम, हम तो साधारण गांव वाले हैं। नीलम ने तारा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास वे जादुई हार है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है और तुम्हारे दिल में साहस और करुणा है। राजकुमार आदित्य मानते हैं कि सिर्फ तुम ही इन विद्रोही जादूगरों को रोक सकती हो। तारा थोड़ा घबरा गई, लेकिन राजकुमार आदित्य के विश्वास ने उसे हिम्मत दी। उसने अपनी दादी की ओर देखा, जिन्होंने उसे स्नेह से सिर हिलाकर सहमति दी। हम राजकुमार की मदद करेंगे, तारा ने नीलम से कहा। नीलम ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि विद्रोही जादूगरों का गढ़ राज्य के पश्चिम भाग में शापित पहाड़ियों के बीच स्थित है। वह उन्हें उस जगह का रास्ता बताने के लिए तैयार था। तारा और गंगा दादी ने एक बार फिर अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा की। तारा ने जादुई हार पहना और नीलम उन्हें उस टूटे हुए दरवाजे तक ले गया। नीलम की उपस्थिति से दरवाज़ा बिना क्रिस्टल के ही खुल गया, मानो वे उस जादुई दुनिया का ही हिस्सा हो। इस बार जब वे उस जादुई दुनिया में पहुँचे तो उन्हें एक अलग सा माहौल प्रतीत हुआ। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और आसमान में हल्के काले बादल छाए हुए थे। महल में भी उदासी छाई हुई थी। राजकुमार आदित्य चिंतित चेहरे के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उन्होंने तारा और गंगा दादी को गले लगाया और नीलम को धन्यवाद दिया। तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, राजकुमार ने तारा और दादी से कहा। स्थिति बहुत गंभीर है। ये विद्रोही जादूगर सदियों पुराने भूले हुए जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी शक्ति बहुत अधिक है। राजकुमार ने उन्हें विद्रोही जादूगरों के बारे में बताया। उनका नेता एक शक्तिशाली जादूगर था जिसका नाम जर था। जर क्रूर और महत्वाकांक्षी था और वे पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। उसके अनुयायी भी काले जादू में माहिर थे और उन्होंने राज्य में डर का सा माहौल बना रखा था। तारा और गंगा दादी ने राजकुमार की बातें ध्यान से सुनी। इस बार चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन लग रही थी। कालिका को तो उन्होंने अपनी हिम्मत और थोड़ी सी किस्मत से हरा दिया था, लेकिन जर और उसके अनुयायी बहुत संगठित और शक्तिशाली थे। राजकुमार आदित्य ने उन्हें बताया कि विद्रोही जादूगरों का गढ़ शापित पहाड़ियों में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में वे अपनी काली शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपनी सेना को संगठित करते हैं। तारा ने पूछा, क्या हम सीधे उस मंदिर पर हमला नहीं कर सकते? राजकुमार ने उदासी से सिर हिलाया। वे मंदिर जादुई रूप से सुरक्षित है। उसके चारों ओर शक्तिशाली सुरक्षात्मक घेरे हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं है। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। गंगा दादी ने कहा, तो फिर हमें कोई और तरीका सोचना होगा। तारा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, राजकुमार, आपने मुझे बताया था कि ये विद्रोही जादूगर प्राचीन जादू का इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो उनके जादू को तोड़ सके? राजकुमार आदित्य की आंखें चमक उठी।
हाँ, महल के पुस्तकालय में कुछ बहुत पुरानी पांडुलिपियां हैं जिनमें प्राचीन जादू के बारे में जानकारी दी गई है। शायद उनमें कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जो हमारी मदद कर सके। राजकुमार ने तुरंत पुस्तकालय अध्यक्ष को बुलाया और उन प्राचीन पांडुलिपियों को लाने का आदेश दिया। पुस्तकालय अध्यक्ष कुछ पुरानी धूल भरी किताबें लेकर आया। तारा और गंगा दादी ने उन किताबों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पन्ने पुराने और नाजुक थे और भाषा भी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन गंगा दादी की प्राचीन ज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने धीरे धीरे उन पांडुलिपियों के रहस्य को समझना शुरू कर दिया। कई दिनों तक वे पुस्तकालय में ही रही, उन पुरानी किताबों का अध्ययन करती रही। आखिरकार गंगा दादी को एक ऐसी पांडुलिपि मिली जिसमें विद्रोही जादूगरों के काले जादू को तोड़ने का एक तरीका बताया गया था। उस पांडुलिपि में एक प्राचीन जादुई कलाकृति का उल्लेख था जिसे प्रकाश का हृदय कहा जाता था। कहा जाता था कि ये कलाकृति इतनी शक्तिशाली थी कि वे किसी भी काले जादू को नष्ट कर सकती थी। लेकिन वे कलाकृति कहाँ छिपी थी, ये रहस्य बना हुआ था। तारा और गंगा दादी ने राजकुमार आदित्य को उस कलाकृति के बारे में बताया। राजकुमार ने अपने विद्वानों और इतिहासकारों से सलाह ली। उन्हें पता चला कि प्रकाश का हृदय कभी राज्य के सबसे पवित्र मंदिर में रखा गया था, लेकिन सदियों पहले वे मंदिर खंडर हो गया था और कलाकृति गायब हो गई थी। राजकुमार ने कहा, उस मंदिर के खंडर शापित पहाड़ियों के पास ही है। शायद हमें वहाँ उस कलाकृति को ढूंढना चाहिए। तारा, गंगा दादी, राजकुमार आदित्य और कुछ वफादार सैनिक उस खंडर मंदिर की ओर रवाना हुए। नीलम उन्हें रास्ता दिखा रहा था। शापित पहाड़ियों का इलाका डरावना और वीरान था। हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी और हर तरफ टूटे हुए पत्थर और खंडर दिखाई दे रहे थे। मंदिर के खंडरों तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें कई जादुई जाल और खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन तारा और गंगा दादी ने अपनी बुद्धिमानी और राजकुमारों के सैनिकों की बहादुरी से उन सभी बाधाओं को पार कर लिया। जब वे मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये जगह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दीवारों पर अजीबोगरीब काले निशान थे और हवा में एक ठंडी बुरी ऊर्जा महसूस हो रही थी। तारा और गंगा दादी ने मिलकर उस कलाकृति को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने हर पत्थर, हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी गंगा दादी को एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया जो एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने और तारा ने मिलकर उस पत्थर को हटाया और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक छोटा सा कक्ष था और बीच में एक वेदी रखी हुई थी। वेदी पर एक चमकती हुई वस्तु रखी थी। यही प्रकाश का हृदय था। ये क्रिस्टल था जो अंदर से सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही तारा ने उस क्रिस्टल को छुआ, उसे एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण ऊर्जा महसूस हुई। उसे ऐसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा हो। उसी पल जर और उसके विद्रोही जादूगर उस कक्ष में घुस आए। उन्हें पता चल गया था कि राजकुमार और उसके साथी मंदिर के खंडरों में है। झर ने प्रकाश का हृदय को देखकर क्रोधित होकर कहा, तुम कभी इसे हासिल नहीं कर पाओगे। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई। तारा और उसके साथियों पर एक शक्तिशाली काला जादू किया, लेकिन इस बार तारा डरी नहीं। उसने प्रकाश के हृदय को अपने हाथों में उठाया और उसकी रोशनी को झर की ओर केंद्रित किया। उस क्रिस्टल से निकली हुई सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि झर और उसके काले जादू का तुरंत ही नष्ट कर दिया। विद्रोही जादूगर चीखते हुए पीछे हट गए। उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई। राजकुमार आदित्य और उनके सैनिकों ने तुरंत उन पर हमला कर दिया। जर और उसके अनुयायियों को हराना अब आसान था, क्योंकि उनकी काली शक्तियाँ प्रकाश का हृदय की रोशनी से कमज़ोर हो चुकी थी। एक भयंकर युद्ध के बाद
जर और उसके सभी विद्रोही जादूगरों को पकड़ लिया गया। राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया गया था। राजकुमार आदित्य ने तारा और गंगा दादी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश के हृदय को वापस पाकर उन्होंने न सिर्फ विद्रोह को खत्म किया, बल्कि राज्य को हमेशा के लिए बुरी शक्तियों से सुरक्षित कर दिया। तारा और गंगा दादी कुछ दिन महल में रुके और राजकुमार की मदद की, राज्य को शांति और समृद्धि की ओर वापस ले जाने में। फिर उन्होंने अपने प्यारे गांव वापस जाने का फैसला किया। इस बार राजकुमार आदित्य ने उन्हें विदाई देते हुए एक खास उपहार दिया। पंखराज हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। राजकुमार जानते थे कि तारा और पंखराज के बीच एक खास बंधन बन गया था। पंखराज की पीठ पर बैठकर तारा और गंगा दादी खुशी खुशी अपने घर लौट आए। गांव के लोगों ने उनका फिर से भव्य स्वागत किया। अब उनके पास ना सिर्फ 2 बार एक जादुई दुनिया को बचाने की कहानी थी, बल्कि एक अद्भुत उड़ने वाला घोड़ा भी था जो हमेशा उनके साथ रहेगा। तारा और गंगा दादी का जीवन फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उसमें पंखराज की जादुई उपस्थिति ने एक नया रोमांच भर दिया था। तारा अक्सर पंखराज पर बैठकर गांव के ऊपर उड़ती, बादलों को छूती और अपनी अद्भुत दुनिया की यादों को ताज़ा करती। और हर रात गंगा दादी तारा को उस उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी, जो अब उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन चुका था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा।